मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। द डिबेट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकारों के इर्द गिर्द रहने वाले ये अफसर लगातार सरकारों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत आंकड़े पेश करते हैं और ऐसे सब्ज़बाग दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री, नेता, अधिक सारे लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन ब्यूरोक्रेसी के का जो ये शीशा लेकर चलते हैं उसके जाल में नहीं फंसे और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 10 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऐसी तैसी की मुख्यमंत्री ने, उनको ऑनलाइन पकड़ लिया। जो शिकायत करता थे, जिनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया था, उनको भी आज बिठा लिया गया और इन अधिकारियों को पता भी नहीं था कि किस शिकायतकर्ता को बिठाया जा रहा है। पोल खुल गई आज उन अफसरों की जो जनता की शिकायतों के मामले में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ये वो अधिकारी हैं जो पिछली कई सरकारों को डुबोने के गुनहगार रहे हैं। मायावती, उसके पहले मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव, अब इस सरकार में भी ये वायरस फैल रहा था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने धर दबोचा और इनकी गर्दनें पकड़ ली। अब जब गर्दन पकड़ी तो दर्द बहुत हो रहा है, बड़ा रोना धोना ब्यूरोक्रेसी में अंदर ही अंदर मच रहा है कि ये कैसे हो रहा है कि शिकायतकर्ता और कलेक्टर को एक साथ बिठाया जा रहा है। तो ये आपके कर्म है जिसकी वजह से शिकायतकर्ता और आपको साथ बिठाया जा रहा है। अगर समय रहते ये अधिकारी जनता की सुनवाई में दिलचस्पी लेते तो शायद आज उनको इस तरह का सामना नहीं करना पड़ता। जब ये कहा जाता है कि 9 से 11 बैठकर वो जनता की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निस्तारण करेंगे, तो क्यों नहीं करते हैं आप? आप क्या सत्ता, क्या कानून, क्या नियम, क्या आदेशों से ऊपर हो गए हैं? कलेक्टर बनते ही राजा जैसी फीलिंग, एसपी बनते ही जैसे लगता है कि वो पूरे सम्राट हो गए हों जिले के। इस तरह का व्यवहार जनता के साथ करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है। आज जब पकड़े गए हैं, अब उम्मीद है कि सिर्फ डांट फटकार कर ही मुख्यमंत्री उन्हें नहीं छोड़ देंगे, इन पर डंडा भी चलाएंगे। तभी शायद ये जनता की सुनेंगे, उनकी बातों को तवज्जो देंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ के कलेक्टर को पकड़ा और कहा, जब तुम एक सैनिक की समस्या का निस्तारण नहीं कर सकते तो आम जनता की कितनी सुनते होगे, इसका अंदाज़ा मुझे है। लेकिन अब सिर्फ डांटने का वक्त नहीं है। 3 महीने से ज़्यादा हो गए, अब इन पर कार्रवाई का वक्त है। इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करके या तो इनको निलंबित किया जाए और या तो फिर इनको लाइन हाजिर किया जाए, यानी सचिवालय में विशेष सचिव भाषा जैसी तमाम ऐसी पोस्ट हैं जहां पर इनको सजावट पीस की तरह रख दिया जाए और फील्ड में उन्हें भेजा जाए जो परफार्मर हो। तो आज एक बड़ी डिबेट मैंने आमंत्रित की है। 10 महत्वपूर्ण मेहमान, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, इन सबको आमंत्रित किया है ताकि एक बड़ी चर्चा को और एक सभी का पक्ष इसमें आ सके। मेरे साथ सलभ मणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। नावेद सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हरिशंकर पांडे बहुत जाने माने ब्यूरोक्रेसी का चेहरा हैं और पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। ये बताएंगे कि ये लोग किस तरह से क्या जाल बुनते हैं कि मुख्यमंत्री लोग उसमें फंस जाते हैं और आज मैंने इनसे वादा लिया है कि ये सच बोलेंगे। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और मेरे साथ हरीश चंद्रा पूर्व आईएएस अधिकारी जुड़ रहे हैं। एसके द्विवेदी पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रामेश्वर पांडे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। और उम्मेद सिंह बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के प्रवक्ता, और थोड़ी देर बाद हमारे ब्यूरो चीफ बीरेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। सलभ जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आज मुख्यमंत्री लगे हाथ कार्रवाई भी कर देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ डांट कर छोड़ दिया। तो ये डांट फटकार कब तक चलेगी? ब्रजेश जी, देखिए, ये अभी 3 महीने सरकार को हुए हैं और ठीक है, ये बात सही है कि कार्रवाई भी कुछ लोग चाहते हैं कि हो, पर मुख्यमंत्री जी एक आखिरी मौका देना चाहते थे अधिकारियों को। और अगर आप देखिए तो आज आपने ही एक खबर चलाई है कि जनेश्वर मिश्रा पार्क में 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए सांपों को पकड़ने के लिए। मुझे लगता है कि इतना तो शायद अन्नाकोंडा को पकड़ने के लिए भी इतना खर्च नहीं किया गया होगा। जनेश्वर मिश्रा का अगर आपको याद हो
तो राष्ट्रीय ध्वज लगाने में भी किस तरह वहां पर बेईमानी की गई थी, ये भी आपने देखा सौरभ जी, होगा। अगर आप फोकस दो करें बार कि ये टूटा होगा। अफसर सुनते नहीं है जनता की शिकायत। मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो ये अफसर ही ऐसे हैं जो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते रहे हैं। पिछले 14 सालों में ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा ढर्रा बन गया है कि वो मुख्यमंत्रियों को गुमराह करते रहे, इसके पहले नेताओं को गुमराह करते रहे, पर अब नहीं कर पाएंगे। आप देखिए 11 लाख शिकायतें हुई योगी जी के कार्यकाल में, बिल्कुल 1 लाख सिर्फ निस्तारण, 10% से भी कम। आप देखिए ना, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि शिकायत करता बैठा हो और जिस अफसर को निस्तारण करना हो वो बैठा हो, सीधे बैठकर सस्पेंड क्यों नहीं कर हो रहे रही हो। नहीं, देखिए सस्पेंशन भी होगा, वक्त आएगा सस्पेंशन भी होगा, ये अधिकारी सस्पेंड भी होंगे, हुए भी हैं। आप देखिए उठाकर जिन अधिकारियों को पाया गया कि नहीं ये नहीं सुधरेंगे, उनको सस्पेंड भी मैं किया गया। अप्रिशिएट करता अगर आज कम से कम 10 कलेक्टर सस्पेंड कर दिए ऐसा ना, जाते। एक कार्य संस्कृति बदलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक कार्य संस्कृति खराब हो चुकी थी। 12 बजे से पहले अफसर अपने दफ्तर में नहीं जाता था, वो 9 बजे पहुंचने लगा है। अब बायोमेट्रिक सिस्टम स्कूलों में लगा दिए गए हैं, डॉक्टर्स के लिए लगा दिया गया कि आप अस्पतालों में पहुंचिए। तो एक अवसर, आखिरी मौका मिलना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने, बिल्कुल लास्ट चांस है, बिल्कुल लास्ट चांस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिखा दिया है कि ये एक जनता के लिए सरकार है। सीधे तौर पर जो शिकायत करता थे और जिन अधिकारियों को निस्तारण सामने बैठाया। ये अफसरों में ऐसी क्या क्वालिटी है कि ये लोग इस तरह से मुख्यमंत्रियों को भी गुमराह कर ले। अब देखिए शलभ जी ने भी मौका दे दिया है उनको। देखिए शलभ और जी आप लोग का अनुभव कैसा रहा है? देखिए हमारा अनुभव तो आपने देखा भी है और जनता को दिखाया भी है, ऐसी बात नहीं है। अब आपने शलभ जी से सवाल क्या पूछा था, ये ले कहाँ गए? जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को हम कहते हैं भारतीय जांच पार्टी, ये सिर्फ जांच, अभी इन्होंने नाव की जांच और मालूम नहीं जनेश्वर मिश्रा पार्क कहाँ सवाल क्या था। हम लोग ब्यूरोक्रेसी में फोकस करें। जी शलभ जी के उस पार्ट को हम अलग देखिए ब्यूरोक्रेसी की बात है जहां तक, तो वहां पे हम ये कहेंगे कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो आदमी काम ले सके किसी से। अगर आप काम नहीं ले पा रहे हैं तो आपके अनुभव से सीख क्यों नहीं रहे हैं? देखिए अनुभव की बात नहीं, देखिए ऐसा है कि अधिकारियों से इन्होंने सरकार बनते ही उनके हाथ में झाड़ू थमा दी, कलम तो उनके हाथ से ले लिया, पावर ले लिया, झाड़ू थमा दी। अब बताइए पूरा उत्तर प्रदेश का आईएएस अधिकारी झाड़ू लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जब आप उनसे झाड़ू लगवा रहे हैं और उसके बाद आप उनसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप कोई और अच्छा काम करें और आप विकास की तरफ चलें और आप हमारे, तो इनके सारे वादे हो गए खोखले। तो जनता की नहीं सुनते हैं तो आप उसके बावजूद आप ब्यूरोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है। देखिए ऐसा है, चीज कौन कैसे किसको चलाता है ये बहुत जरूरी है। हमारे टाइम में ब्यूरोक्रेसी भी बहुत आपने देखी है, हमने ब्यूरोक्रेसी से काम भी लिया और अखिलेश यादव जी ने ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्रिकेट भी खेला है, क्रिकेट भी खेला, उनको सम्मान भी दिया, तो सम्मान भी दीजिए। उन्होंने रिपे किया सम्मान का? नहीं, किया तो नहीं था, वरना आप बाहर क्यों होते सत्ता से? वो तो बात दूसरी है। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, हार गए सब मगर मशीन जीत गई। तो उसमें तो अब आप जाएंगे तो वो मशीन और सबका मामला। हरिशंकर पांडे जी मौजूद है मेरे साथ, पीसीएस एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश की जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन की सेकंड कमांड है, पीसीएस अधिकारी यहाँ के, उसकी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं और ये पहले ऐसे पीसीएस अफसर रहे हैं जिन्होंने आईएएस अवार्ड हुआ था लेकिन मना कर दिया लेने से। आज आप सच बोलिए और बताइए कि ऐसा क्या आप लोग जाल बुनते हैं कि मुख्यमंत्री लोग फंस जाते हैं? आज सच बोलिए पांडे जी। देखिए ब्रजेश जी, हम एक चीज़ बिल्कुल सच बोलना चाह रहे हैं जो आज आपको फिर से हम बता रहे हैं कि अफसर का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो जैसे ही उसको आहट मिलती है कि सत्ता में परिवर्तन होने वाला है तो वो तुरंत अपना रंग बदलता है और उसके बाद नए सत्ता समीकरण साधने में जुट जाता है। और सबसे दुखद बात जो इस बार हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि जो सपाई थे, बसपाई अफसर थे, उसी मानसिकता के अफसर थे, उन्होंने भाजपा शासित उसमें क्षेत्र में अपने को सिद्ध करने की कोशिश कर ली पहले 100 दिन में, और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि साहब हम सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक हैं, और उसका खामियाजा आज योगी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। देखिए योगी जी बहुत सख्त प्रशासक हैं, योगी जी को हमने बहुत नज़दीक से देखा है क्योंकि हम गोरखपुर में काफ़ी दिनों तक, कई वर्षों तक तैनात रहे हैं। परंतु जिन समाजवादी पार्टी के जिलाधिकारी पहले मलाईदार पदों पर तैनात थे, वही लोग आज के दिन भी 100 दिन बीत जाने पर भी अभी तक वो तैनात चले आ रहे हैं। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? खुल के बोलिए ना। पहले तो आप कवाल टाउन का ही देख लीजिए। हाँ बताइए, कवाल टाउन के नाम लीजिए। हाँ, कवाल टाउन के जितने, आप डरिए मत, कवाल टाउन के जितने भी जिला मजिस्ट्रेट हैं, कौन? जैसे सुरेंद्र सिंह कानपुर के हैं, इलाहाबाद में संजय कुमार है, वाराणसी में योगेश्वर राम मिश्रा है, और ए से फिर आप बनाइए आगरा, उसमें गौरव दयाल है, और उसके बाद लखनऊ, उसमें कौशल राज शर्मा है। अब आप ये बताइए, ये पांचों लोग ऐसे हैं जो कम से कम 10-10 जिले के डीएम रह चुके हैं।
आप लिस्ट उठा लीजिए और देख तो लीजिए। इनकी सरकार में डीएम होना कोई गुनाह था? नहीं, गुनाह नहीं था, लेकिन आप ये सोचिए कि कोई ना कोई उनके अंदर विशिष्ट ऐसी गुण थी जिसकी वजह से वो प्रोफेसर राम गोपाल के भी नजदीक थे, अखिलेश जी के भी नजदीक थे, मायावती के भी नजदीक थे, और इनके यहाँ, और अब जो है इनके यहां भी अपने को उसी तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया है कि हम आपके भी नजदीक हैं। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे काम क्यों नहीं करती है, परफॉर्म क्यों नहीं काम करती? नहीं करते हैं कि अगर आप मीटिंग इनकी केवल आप ये देखिए जो 9 बजे से, जैसा कहा आपने कि आजकल अफसर जल्दी पहुंच जा रहे हैं, तो जल्दी पहुंचने से काम नहीं हो रहा है। फील्ड तक क्या जाता है, ये सुबह 9 बजे बैठते हैं, उसके बाद हमेशा उस पर आदेश करते हैं कि आवश्यक कार्रवाई है तो एडीएम को लिखते हैं, एडीएम एसडीएम को लिखता है, एसडीएम जो है तहसीलदार को लिखता है, तहसीलदार जो है नायब को लिखता है, नायब जो है कानूनगो को लिखता है, कानूनगो फिर लेखपाल को लिखता है। अंत में जिसकी शिकायत थी वहीं तक पहुंच गई, कभी शिकायत का निस्तारण नहीं होगा। एक भी डीएम यही बता दे कि उसने योगी जी के निर्देशों के बाद स्वयं जांच की हो कहीं जाकर, नहीं करते आप? नहीं करते आप। ये हमारा दावा है और ये हमारा चैलेंज है कि एक भी डीएम ने अगर किसी शिकायत, अच्छा, ये जो आज योगी जी ने डांटा, कुछ असर पड़ा होगा? देखिए, योगी जी ने डांटा है तो इसका असर जरूर पड़ेगा, बशर्ते कि इन्हें दंड भी इसी समय मिल जाना चाहिए। सस्पेंड? उदाहरण नहीं, सस्पेंड ना भी हो तो भी उस पद से हटा दिए जाए, कम से कम इनको कवाल टाउन से हटा दिया जाए। क्या जरूरत है? उनकी जगह पर उनसे योग्य अफसर अभी भी वेटिंग में बैठे हैं, आखिर वो भी आपके हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो अफसर पहले से जिलाधिकारी रहा है वही फिर से जिलाधिकारी बन जाए, दूसरे को दीजिए, वो वेटिंग में बैठा हुआ है, उसको कुछ उम्मीदें थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनको भी मौका मिलेगा काम करने मौका नहीं मिला, उनको नहीं मिला। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, ये ब्यूरोक्रेसी में जो आजकल इस तरह के कामचोरी की एक तौर तरीके डेवलप हो गए हैं, वो बड़े हैरान करने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज मुख्यमंत्री इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन सिर्फ डांट ही पड़ी है इन्हें। 10% से कम इन्होंने जनता की शिकायतों का निस्तारण किया। ब्रजेश भाई, पहली चीज़ तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने इतने बड़े, जिसको कहा जाए कि ब्यूरोक्रेसी को एक ऑक्टोपस के हाथ की तरीके से माना जाता है, उसके खिलाफ आपने इतना बड़ा मोर्चा खोलने का साहस किया है। आप और आपका चैनल बधाई के पात्र। दूसरी बात, हरिशंकर पांडे जी ने काफ़ी बातें बिल्कुल सही कह दी। अभी शलभ भाई कह रहे थे, विद्वान हैं, कह रहे थे साहब आखिरी मौका, ब्यूरोक्रेसी के पेंच कसे जा रहे हैं। तो या तो इनका पेंचकस खराब है या ब्यूरोक्रेसी की चूड़ियाँ ख़त्म हैं। तो अब इनको ये तय करना है कि पेंचकस खराब है इनका या ब्यूरोक्रेसी की चूड़ियाँ ख़त्म है। अभी जो 1 लाख शिकायतों की आपने बात की ना, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 11 लाख शिकायतों में 1 लाख शिकायतें जिनका निस्तारण हुआ है, उनका निस्तारण भी उसी अधिकारी के द्वारा हुआ है जिसके खिलाफ उसकी शिकायतें हैं। और यह कहा गया कि शिकायत निस्तारण खत्म कर दी गई, पांडे जी स्टाइल का निस्तारण, पांडे जी टाइप का निस्तारण की बात खत्म, कोई इसमें शिकायत में तथ्य नहीं पाया गया। ये बहुत आप बता देना, मैं पिछले 3 महीनों में कितने लोगों को अनुकंपा से नौकरी मिल गई। तो हम क्यों न माने कि ये सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है? सरकार के खिलाफ साजिश नहीं है साहब, सरकार के कुछ लोग स्वयं के खिलाफ साजिश कराते हैं यहां पर। आप एक चीज है, आप पूछें कुछ, शलभ भाई 9 करोड़ रुपए के सांप उठा कर ले आए। आप देखिए ना चीजों को, अब आप पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, शलभ भाई जांच के लिए आ जाएंगे। रिवर फ्रंट के घोटाले को वही अधिकारी अप्रूवर बन रहे हैं। जिन अधिकारियों ने 1600 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया है, वही अधिकारी अप्रूवर बनकर के कह रहे हैं कि साहब 350 करोड़। कौन अधिकारी? राहुल भटनागर? आप भटनागर जी को कह लीजिए, दीपक सिंघल को कह लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से, मेरा ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। मेरा तो यह कहना है कि एक तरफ वही अधिकारी 1600 करोड़ रुपए के रिवर फ्रंट को कह रहे थे कि दुनिया का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनेगा, और वही अधिकारी आकर के योगी जी को, अखिलेश जी को यह कह रहे थे, और वही अधिकारी योगी जी को कह रहे हैं कि साहब दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब 350 करोड़ रुपए और दे दीजिए और पानी में डाल। द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर IAS अधिकारी रहे हैं, आजकल रिटायर हो गए और सत्ता को बहुत नज़दीक से इन्होंने देखा, महसूस किया है। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। टेलीविज़न चैनल्स की डिबेट में आप आने लगे, ये अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं आपका। ये आखिर वजह क्या है कि ये यूपी के ब्यूरोक्रेट्स ये काम से ज़्यादा पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हैं? यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को आज सामने सामने बिठा के तस्वीर दिखानी पड़ती है, उसके बावजूद ये सुधरने को तैयार नहीं है। आखिर आप लोग के सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है द्विवेदी जी? ब्रजेश जी, इसके 2 मुख्य कारण थे। एक तो जो ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन हो गया, हम सब लोग कहीं ना कहीं अटैच हो गए और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अटैच हो गए। कभी हम अपनी अच्छी पोस्टिंग के लिए लग गए, कभी अपनी जांच दबवाने के लिए लग गए, और उसका कारण हुआ कि हमें बहुत सारे इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा।
हम लोगों ने 40 साल करीब नौकरी की है और अलग अलग समय पर देखा है। इसी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम साहब हुआ करते थे। एक माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी माननीय विधायक ने मेरी शिकायत दी इलाहाबाद की। सुब्रमण्यम साहब बुलाए गए और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस अफसर को जानता हूं, ये सेना से आया हुआ है, ये आरोप गलत हैं। बहुत कोशिश हुई कि ट्रांसफर हो जाए, नहीं हो पाया। कुछ समय के बाद मुझे उन्होंने बुलवाया और बुला के पूछा कि भाई कोई ये सो एंड सो विधायक तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और अनावश्यक रूप से इसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं अनर्गल चीजों पे तुम्हें नहीं हटने दूंगा, लेकिन तुम ये सोच लो कि क्या करना है। आज की तारीख में अगर ब्यूरोक्रेसी में आप देखेंगे तो सीनियर लेवल पे कोई आदमी ऐसा नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अगर किसी जूनियर ब्यूरोक्रेट की गलत शिकायत हो तो ये कहने का मादा रखता हो कि साहब ये अफसर सही है और इसके खिलाफ शिकायत गलत है। हम स्पाइनलेस हो गए हैं। हम बेसिक चीज जो कहें आपको ब्रजेश जी कि हमारे में इच्छा शक्ति की कमी हो गई है, स्वार्थ लोलुपता ज्यादा हो गई है। दूसरी बात, जैसा कि अभी हमारे भाई हरिशंकर पांडे जी ने आपको कहा, गवर्नेंस का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, हमें आखिर प्रदेश में इन्हीं अधिकारियों से काम लेना है जो इस समय उत्तर प्रदेश के सेवा में हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे वो PCS हो, चाहे इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर हो या स्टेट पुलिस सर्विस के अफसर हो। एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ये काम करते नहीं हैं, ये काम चोर हैं। नहीं, मैं उसी 3-4 सरकारों में तो मैं ही देख रहा हूं कि तो इसके लिए आवश्यक ये है कि एक अच्छी कार्य संस्कृति पैदा की जाए और जो लोग, जैसा कि आप अभी डिस्कस कर रहे थे, अपने कार्य से भाग रहे हो, उनकी चूड़ी कसी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको मौका न दिया जाए बार बार। ऑलराइट, आई डू एग्री विद यू। मेरे साथ उम्मेद सिंह जी मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। उम्मेद सिंह, बहुत स्वागत है आपका। आखिर क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेसी पे जो हनक मायावती की रहती है, बाकी मुख्यमंत्री उस पर छाप नहीं छोड़ पाते हैं? तो ऐसी क्या क्वालिटी है मायावती की शासन में? थोड़ा शेयर करिए दर्शकों से। जी, बहुत अच्छी बात है। आज मैं एक तो आपको, आपके भारत समाचार न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जनता के ज़रूरत की चीज़ पे आपने इस पे डिबेट रखवाया और ये पहला बार पूरे, आज मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश में पहली बार ये डिबेट इस बात पे हो रहा है। ये बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, आपके पूरे स्टाफ को धन्यवाद। आप ये देखिए, अगुआ जो होता है, ये अधिकारी जो है हमारे यहाँ IAS IPS की एक गरिमा की पोस्ट है। ये बहुत ही जो है एक्सपीरियंस होल्डर हैं, काम करने वाले हैं, लेकिन काम कराने वाला कौन है? काम कराने वाले का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही अधिकारी कहीं बाहर से हर पंचवर्षीय में बदल के नहीं आते हैं, वही अधिकारी रहते हैं और उनके रहते हुए सबका काम कराने का तरीका अलग अलग है। यही अधिकारी थे जो बसपा के टाइम पे भी देखे होंगे। वो अलग बात है, आज हम चुनाव हारे हैं और बाहर होने के बाद ये कह दें इसलिए आप हार गए। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मायावती का जो कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी पर है, वो बाकी लोग वो कंट्रोल में वो छाप दिखी नहीं, या तो कल्याण सिंह की दिखी थी। जी, आप देखे रहे होंगे 2007 से और 12 तक किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर था, किस तरह से लोग काम करते थे। यही अधिकारी काम करते थे। शाम को ऑर्डर जारी होता था, सुबह 10 बजे लोग हाजिर होते थे कार्यालय में। यहाँ आज 3-3.5 महीना बीत गया है, आप लोग देख रहे हैं। हमको लगता है, मुझे जो आभास होता है कि सबसे पहले ये अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने विधायक, सांसद और जिला पंचायत सदस्यों को संभाल लें। आज भी देखिए जितने काम आप ये बताओ कि जिले में अधिकारी सुनते हैं जनता की या नहीं सुनते हैं? क्या फीडबैक है आपके पास? नहीं, जनता की सुनेंगे कैसे? देखिए मिश्रा जी, जनता की तब वो सुनेंगे जब एक लगाम लगाएगा अगुआ, वो टाइट करेगा कि हमारे विधायक, सांसद या हमारे जिला पंचायत, हमारे नेता वो अधिकारी को डिस्टर्ब न करें। तब केवल ट्रांसफर पोस्टिंग करने से डिस्टर्बेंस बढ़ता है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं अपने इनपुट के साथ। वीरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। आज योगी जी ने सिर्फ डांट कर ही छोड़ दिया, आखिर ये अफसर सुधरने को तैयार क्यों नहीं है? सिर्फ 10% के आसपास भी इन्होंने जनता की शिकायतों का निस्तारण वीरेंद्र नहीं किया। अब क्या वक्त है कि इन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन पर कठोर कार्रवाई हो, ये सस्पेंड किए जाए, इनकी एंट्री बैठ की जाए? देखिए ब्रजेश जी, जब अतीत का बैकग्राउंड बिना चेक किए अफसर की पोस्टिंग होगी तो इस तरह की समस्याएं बनी रहेंगी। जिलों में आप चले जाइए, 2 बजे के बाद कोई अफसर DM SP किसी जनता से नहीं मिलता है। और ये रवैया पिछले 10-15 सालों से, जब से हम पत्रकारिता में देख रहे हैं।
तो ये सरकार ने क्या बदलाव कर दिया? ये सरकार में भी अधिकारी उसी तरह से चल रहे हैं। जो पीसीएस आईएएस अफसर के बीच आप देखिए जिस तरह से होड़ मची हुई है पदों को लेने की। अब पद छोटा बड़ा नहीं है, अब पीसीएस के पद पे आईएएस कूद जा रहा है, आईएएस के पद पे पीसीएस कूद जा रहे हैं। तो ये भी इस सरकार में एक नई संस्कृति डेवलप हुई है। अफसरों में अगर भय नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पांडे कह रहे हैं जो पिछली सरकार में जिन्होंने मलाई खाई वो जुगाड़ करके अभी भी इस सरकार में बने हुए हैं और वही हैं जो ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। आपको एक किस्सा बताऊं, ये रविंद्र नायक आज हटाए गए हैं। जब इनको मायावती ने निलंबित कर दिया था उस समय नियुक्ति और गृह विभाग एक ही अधिकारी के पास था। उनके कार्यालय में आके ये रोने लगे, भोकार छोड़ छोड़ के रोने लगे। ये भोकार क्या मतलब? बहुत ज्यादा। मैं तो साहब दूसरे प्रदेश का अफसर हूँ, मेरे साथ मैंने कुछ नहीं किया नोएडा में। ये भोकार क्या होता है वीरेंद्र जी? अरे ये मतलब चिल्ला चिल्ला के मेरा कोई माई बाप नहीं है। ओके। और इस तरह से हम तो बाहर के लोग हैं, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है। और उत्तर प्रदेश में एक ही उदाहरण देखा गया कि अफसरों को प्रभावित करने के लिए, अच्छी पोस्टिंग देने के लिए किसी को दावत पे बुलाया जाता है तो किसी को कुछ और किया जाता है। ये सब चीजें परंपराएं रही हैं। क्या इस सरकार में पोस्टिंग में जुगाड़ चल रहा है वीरेंद्र जी? देखिए ये सरकार लगातार जिस तरह से पोस्टिंग में परिवर्तन कर रही है, ये संकेत है कि जो पानी गंदा है उसको साफ करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी पानी साफ नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। अब ये कोशिश में कितने कामयाब होते हैं आने वाला 3 महीना और कार्रवाई से परहेज क्यों कर रहे हैं? इनको तो इनके खिलाफ आज कार्रवाई एक्सपेक्टेड थी, जब सामने सामने चोरी पकड़ गई तो माफी क्यों? यही तो सबसे लोगों के समझ में नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश में कि आखिर ये सरकार क्या अनुभवहीन सरकार है कि मुखौटा सरकार है कि खाली बड़ी बड़ी बातें करती थी, सत्ता में आने के बाद ये अफसरों से घिर गई है। ये अफसर अपने ही अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होने देते हैं? और आप देख लीजिए तमाम जांचें हुई लेकिन कार्रवाई के नाम पे सजा किसी को मिली? आज संजीव शरण को आपने 1 से हटा के दोहरा चार्ज दे दिया 2 विभागों का। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो ये सरकार सजा देने में पता नहीं क्यों हिचकिचा रही है। ऑलराइट वीरेंद्र, आप रुकिएगा, सलभ जी से सवाल इसका जवाब ले लेते हैं। आप कार्रवाई से परहेज कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं और देखिए पैनल में भी सबकी यही राय है कि अब कार्रवाई का वक्त था, इनको माफी नहीं देनी चाहिए थी। आज जब सामने सामने इनकी चोरी पकड़ी गई तो आज इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। और हम सरकार से भी डिमांड करते हैं कि जो जनता की न सुने सरकार उसकी नहीं सुने। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अफसरों के साथ और ऐसे नाकारा अफसरों के साथ कोई भी किसी भी तरह का उनके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। लेकिन 14 सालों में देखिए, कैप्टन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, पांडे साहब ने भी कहा, वीरेंद्र ने भी कहा कि 14 सालों में कैसी कार्य संस्कृति यहाँ पर पैदा हो गई है कि अफसर जो है वो नौकरी कम करता है। वो कहने को कहा जाता है कि नौकरशाह है, वो पॉलिटिकल लाइजनिंग ज़्यादा करता है। उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति पिछले 14 सालों में ब्रजेश जी बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ पर अफसर नेताओं को उसने फेल कर रखा है। वो केवल जनता की बात नहीं सुनता, केवल वो नेताओं के घरों के चक्कर काटता है। ये मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं और अफसरों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस कवायद में जुटे हैं और 3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। 14 सालों में जो लोग हिसाब नहीं दे पाए हैं वो चाहते हैं कि हम 100 दिनों के अंदर हिसाब दे दें। मुख्यमंत्री जी ने आज सीधे इसीलिए सामने सामने बैठाया, शिकायतकर्ता को बैठाया, उधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बैठाया। और अगर आप देखिए, शर्म नहीं थी अफसरों को। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फुटेज देख रहा था, वो बेशर्मों की तरह बैठे हुए, कोई शर्म नहीं थी। ब्रजेश जी, जिन अफसरों ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया, प्रदीप शुक्ला आईएएस के टॉपर हुआ करते थे, कहाँ हैं आजकल? आपको पता है कहाँ हैं? वो जेल काट रहे थे, अभी जेल से जमानत पर छूटे हैं। तो जिस प्रदेश की ये विडंबना हो कि आईएएस का टॉपर रहा हो, जिसको राजीव कुमार देखिए सजायाफ्ता थे और जेल में हैं। तो जिस प्रदेश की ये विडंबना हो कि आईएएस का टॉपर, जिसको देख के तमाम बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, वो जेल काट रहा हो भ्रष्टाचार के आरोप में, वहां कार्य संस्कृति कैसी हो गई आप ये समझ सकते हैं। इस कार्य संस्कृति को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। वीरेंद्र ने बिल्कुल सही बात कही कि गंगा बहुत मैली हो चुकी है, उसको साफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा, 100 दिन का टाइम नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ने आखिरी चेतावनी दी है और ये तय मानिए कि इसके बावजूद अगर ये नहीं सुधरे तो इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की आप अपेक्षा कर रहे हैं उससे भी कड़ी कार्रवाई होगी। नावे जी, आप लोगों ने बहुत मौके दिए, बड़ा कॉर्डियल रिलेशन बनाने की कोशिश ब्यूरोक्रेसी से की अखिलेश यादव ने, उसके बावजूद मैंने देखा एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट होता था उस पर आप भी कार्रवाई से बहुत बार पीछे हट जाते थे और इन अफसरों को निरंकुश छोड़ दिया जाता था। इनकी आदतें वही बनी हुई हैं, इनमें तो कोई परिवर्तन मुझे नहीं दिखा। ना आपके समय ये जनता की सुनते थे, ना इस समय सुनते हैं। इनका हल क्या है? देखिए, जैसा कि अभी वीरेंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने
वैसे ही हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए लीडरशिप कैसी है, कैसे इनको मैनेज किया जा रहा है, कैसे इनसे काम कैसे लिया जा रहा है। अब ब्रजेश भाई देखिए, लीडरशिप जो लीडर होना चाहिए आजकल के ज़माने में स्मार्ट लीडर होना चाहिए। अब स्मार्ट का मतलब ये नहीं है देखने में स्मार्ट हो, स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। यानी कि टाइम बाउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम बाउंड है आप तो चाबुक चला पाएंगे। तो ये क्वालिटीज ये हमारे लीडर में है, ये बाकी किसी और के लीडर में नहीं है। अब हम फिर वहीं पे तो आप आप हमसे क्यों सवाल ब्यूरोक्रेसी पूछेंगे। से काम नहीं ले पाए? फिर अगर नहीं, आपके हमने लीडर काम इतने लिया। स्मार्ट थे, देखिए हमने तो आप क्यों काम नहीं लिया। काम ले पाए? हमने काम लिया उनसे, ऐसी बात नहीं है। जहां पर उनको सम्मान देना था वहां सम्मान दिया, और जहां पर उनके खिलाफ एक्शन लेना था उनके खिलाफ उसी वक्त एक्शन लिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश है। ये हम आपको बता दें, जिस तरह से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, एक बाप अपने बेटे के साथ जाता है आम के बाग में, कहता है आम तोड़ लो चढ़ के पेड़ पे, और जैसे ही चौकीदार देखता है तो बाप कहता है कि ए, उतर जाओ आम के पेड़ से, आम ना तोड़ना, देखो चौकीदार देख रहा है। और जैसे ही चौकीदार का ध्यान हटा फिर कहता है तोड़ लो बेटा, तोड़ लो, देखा रामेश्वर पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ब्यूरोक्रेसी की वही रिपोर्टिंग में सिलसिला बड़ा है। खासा अनुभव रामेश्वर पांडे जी को रहा है। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के नौकरशाह, इनको जनता से क्या प्रॉब्लम है? जब भी जनता का काम होता है, जन सुनवाई का काम होता है, जनता की समस्याओं के निस्तारण का होता है, ये बिल्कुल जनता की नहीं सुनते हैं। इसके बदले कोई अगर सत्ताधारी दल का नेता आ जाए तो ये पलक पावड़े बिछा देते हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी शैली है, ये इनकी सुविधा है। ये शपथ लेकर आते हैं जनता की सेवा करने के लिए। पढ़ाई के दौरान भी बड़ी बड़ी बातें यही करते हैं। देखिए, नौकरशाही एक समय तक, निश्चित समय तक आकलन करती है, सरकार का रुख देखती है, और सरकार से जुड़े जो अवयव हैं, जो उनके खंभे हैं, उनका आचरण का, उनके रुख का ये आकलन करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि नहीं, वो नहीं चला पाएंगे अपनी वाली, उनके जनता के बीच जाना पड़ेगा, जन शिकायतों पर उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आज इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन पांडे जी कार्रवाई से पीछे क्यों हट गई सरकार? उधर बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, नहीं, ये मुझे हैरत हो रही है। योगी जी का इकबाल दांव पर लगा है, और योगी जी जो संदेश देना चाहते थे वो संदेश नहीं पहुंच पाया। ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, और मुझे तो हैरत होती है कि जिन अधिकारियों ने योगी को अंधेरे में रखा उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कह चुका हूं कि रायबरेली वाली घटना जैसी भी अगर जघन्यतम घटना हो, और 10 दिन बाद वो हत्या को वो बताया गया कि वो एक्सीडेंट में आग लग गई, योगी जी को कार्रवाई, योगी जी को सारी सच्चाई पता चले, और उनका एक मंत्री लीपापोती करने में जुटा हुआ हो, तो बार बार ये निश्चित तौर पर अंतिम चेतावनी है, अंतिम चेतावनी है। अंतिम चेतावनी तो मैं ये मानता हूं कि जो योगी की छवि है और जो उसके विपरीत है। ऑलराइट, हरिशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं हरिशंकर पांडे जी। आप लोग इस तरह की शिकायत, जिस तरह मुख्यमंत्री डांटते हैं, आपका अनुभव पूछ रहा हूं मैं, जब आप लोगों को इस तरह से डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तो आप लोग उसको किस तरह से लेते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा हम अपने को ठीक करें, थोड़ा जनता की ज़्यादा शिकायतें सुने, या फिर पहले जैसे लगे रहते हैं? और इनके खिलाफ जो कार्रवाई आज उम्मीद की जा रही थी पांडे जी, वो ना होना, इसका मैसेज ब्यूरोक्रेसी में क्या गया होगा? देखिए, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो इसका बहुत ही खराब मैसेज जाएगा। और ये भी पकड़ना बहुत ही आसान है कि जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, आईएएस अफसर हों चाहे आईपीएस अफसर हों, और जो बिल्कुल खुला है, फिर भी उनको मौका क्यों दिया जा रहा है काम करने का? उदाहरण के तौर पर अभी तक 8-10 जिलों के पुलिस कप्तान रहे जे रविंदर गौड़, जिनके ऊपर जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, और हत्या के आरोप में उनका अनुमोदन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अब आप ये बताइए कि उनके साथ 22 जो पुलिस वाले थे वो तो जेल में हैं, लेकिन एक एसपी होने की वजह से, आईपीएस होने की वजह से पूरी सरकार और पूरा जो है उसका लीगल डिपार्टमेंट,
जे रविंद्र गौड़ के साथ खड़ा है। और आपको ताज्जुब होगा कि जिस लड़के को इन लोगों ने मरवाया, जिस लड़के को इन्होंने मरवाया, उस लड़के की पैरवी माँ बाप किया करते थे, और वो PIL करके उस पर जांच बैठी सीबीआई की, सीबीआई ने दोषी ठहराया। अब उनके माँ बाप का भी मर्डर हो चुका है, और ये जिस समय इन्होंने मर्डर कराया था उस समय ये बरेली के SSP थे, और इनको फिर से बरेली का SSP बनाया गया दोबारा। किसने बनाया बता दीजिए। ये समाजवादी पार्टी ने बनाया, समाजवादी पार्टी ने बनाया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने दिनों ये तो रविंदर गौड़ की कहानी हुई। आप ये बताओ, ये अफसर लोग खासतौर पर कलेक्टर और SP ये जनता की शिकायतें सुनते क्यों नहीं? जनता की शिकायत इसलिए नहीं सुनते कि जनता की शिकायत नहीं, जनता की शिकायत सुनने से उनको कोई फायदा नहीं। पांडे जी से एक सवाल, अगर इजाजत हो ब्रिजेश भाई। प्लीज। ये बताइए कि जैसे कुछ नेता जिस तरह अफसरों को, IAS अफसर हो चाहे IPS को, आजकल सरेआम जिस तरह जलील कर रहे हैं, और IPS अधिकारी रो रहे हैं, कैमरे के सामने रो रहे हैं। अरे इनके रोना बहुत बड़ा इशू हो गया, जनता रो रही है, वो आपको इशू नहीं है। नहीं तो मैं इनसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं, जनता रो रही है, दुर्गा शक्ति नागपाल को याद करते हैं ना, आप अधिकारी रहे, इसका असर थोड़ा पड़ता है। हम आपने समाजवादी पार्टी की कहानी बताई, आप ये बताइए क्या इसका असर पड़ता है अधिकारियों पे? बस सवाल हो गया। हम आपको बताएं कि जो नेता की जो लोग गलती बताते हैं, नेताओं का हाल अभी आप नहीं जानते हैं कि आज के दिन नेताओं का क्या हाल है फील्ड में, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। अब जो विधायक हैं उनकी भी कोई नहीं सुनता, मंत्री तक की इतने सुनवाई नहीं होती। अफसर अब ये भी हम आपको बताएं कि कुछ मंत्रीगण ऐसे हैं जिनका आदेश उन्हीं के प्रमुख सचिव नहीं मान रहे, इसी गवर्नमेंट में नहीं मानते हैं, और वो IAS अफसर जो हैं पहले भी पावरफुल थे, आज भी पावरफुल हैं। और उनके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, उनका अनुमोदन गृह विभाग और सतर्कता विभाग नहीं दे रहा है, वो अनेक भ्रष्टाचार में लिप्त है। उदाहरण के तौर पर मिड डे मील में PCS अफसर तो जेल चले गए, IAS अफसर को अनुमोदन ही नहीं दिया किसी ने, आज वो जिलाधिकारी बने बैठे हुए हैं। तो आखिर क्या सिस्टम क्राइटेरिया क्या है? ऑलराइट, हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ नीरज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी को तो मैं देखता हूं वो तो पटरी पे आ गए, ये जो यूपी कैडर के अफसर हैं और खासतौर पर जो जिलों में फील्ड में तैनात हैं, ये जनता की शिकायतों में दिलचस्पी नीरज जी लेते क्यों नहीं? क्या इनकी दिक्कतें क्या है? इनको जनता से इतना परहेज क्यों? देखिए ब्रिजेश जी, अगर बात करें ब्यूरोक्रेसी की, अगर ब्यूरोक्रेसी जब तक कृपा पात्र होकर पोस्टिंग होती रहेगी कृपा के जरिए, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब तक तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता दिल्ली में रहते थे उनके यहाँ चक्कर लगाते थे यही अधिकारी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया और जैसे जैसे ये लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, तो इसमें मैंने कई बार देखा कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े अधिकारी कई बड़े बड़े नेताओं के घर में चक्कर काटते नजर आए कि उनकी अच्छी पोस्टिंग हो जाए या उनकी। तो आजकल दिल्ली दरबार में बीजेपी में किसकी ज्यादा चल रही, किसके यहाँ ये लोग चक्कर काट रहे हैं? इसमें कहने में देखिए कई पावर सेंटर अगर आप देखें तो केंद्र की सरकार भी उत्तर प्रदेश से चल गई। प्रधानमंत्री खुद एक पावर सेंटर हैं, भाजपा अध्यक्ष एक पावर सेंटर हैं जो उत्तर प्रदेश में काफी सालों से काम करते आए हैं और उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी दखल है, यहाँ से हैं। इसके अलावा भी कई और लोग हैं, ओम माथुर हो गए, सुनील बंसल हो गए। तो क्या ये अफसर आजकल बीजेपी के चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली में? जरूर रहते हैं, लेकिन जी बिल्कुल लगा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से कई बड़े अधिकारियों को कई बड़े नेताओं के घर पे देखा, आते देखा, जाते देखा। तो वो कोई जो नेता हैं या मान लीजिए किसी पद पे हैं, सरकार में कहीं उनका कोई दखल नहीं है, कोई पद नहीं है, तो वो क्या करने वहां गए हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेस्ट है, अपनी बचत चाहते हैं या अपनी अच्छी पोस्टिंग चाहते हैं या अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। मेरे पास वक्त की थोड़ा कमी है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली स्टूडियो से हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ नीरज पांडे सीधे जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि दिल्ली दरबार में आजकल यूपी के अफसर किसके घर के चक्कर काट रहे हैं। सुरेंद्र जी, जनता की समस्याओं पे दिलचस्पी न लेना, पॉलिटिकल लाइजनिंग में दिन भर इंगेज रहना, जनता को बिल्कुल तवज्जो न देना, आखिर इस तरह की चीज इनके खिलाफ कार्रवाई की जब बात आती है तो सरकारें किसी भी हो, मैंने देखा बैकफुट पर आ जाते हैं लोग। ब्रजेश भाई, आपको याद होगा कि आप और हम शायद पहले व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने आज जो नीरज जी आज कह रहे हैं
उस बात को कब कहा था जिस दिन इनकी ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हुई थी कि यहाँ पर इनके मठ अलग अलग हैं, दिल्ली से गाइड हो रहे हैं, दिल्ली से गवर्न हो रहे हैं, और जिसकी वजह से योगी जी की बात सुनने में बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है, क्योंकि योगी जी इनके ऊपर कार्रवाई करने में असक्षम हैं। इसीलिए अंतिम चेतावनियां कई अंतिम होती जा रही हैं। आज भी अंतिम चेतावनी शलभ भाई जैसे विद्वान प्रवक्ता के जरिए आई है, आगे भी अंतिम चेतावनियां भी अगले हफ्ते फिर आ जाएगी शलभ जी के साथ में। होगा कुछ नहीं, क्योंकि सबके मठ दिल्ली में तय और लेटेस्ट के द्विवेदी जी, ये क्या अधिकारी आजकल पॉलिटिकल लाइजनिंग में खुद ज़्यादा इंगेज रहते हैं अपनी पोस्टिंग्स के चक्कर में, इसलिए जनता उनके लिए प्रायोरिटी सब्जेक्ट नहीं रहा, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप कितना भी उनके ऊपर दबाव डाले, कितनी बार भी अंतिम चेतावनी दे। ये क्या पॉलिटिकल लाइजनिंग पोस्टिंग के लिए ये जन शिकायतों के निस्तारण पर भारी पड़ रही है? जी, इसको मैं क्लैरिफाई करने के लिए सबसे पहले ये शुरू करूंगा कि अगर पुराना इतिहास देखेंगे गुड गवर्नेंस के लिए, तो सीनियरिटी विद मेरिट प्राथमिकता हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के कवाल टाउन्स, जिनका नाम अभी भाई हरिशंकर जी ने लिया है, वहां पर वो लोग कलेक्टर हुआ करते थे जो सुपर टाइम सिलेक्शन ग्रेड के लिए ड्यू हुआ करते थे। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में प्रमोट हो जाना उनको होता था कमिश्नर वाली स्केल में। अब हुआ क्या कि बड़े जिलों में, कमाऊ जिलों में जाने के लिए होड़ लगने लगी। ये कमाऊ जिले को थोड़ा डिफाइन करें प्लीज। हमारे प्रवक्ता जी बता रहे थे, ये कमाऊ जिले को थोड़ा डिफाइन करें जी। कुमाऊं तो सुना है, कमाऊं डिफाइन करने की, जैसे कवाल टाउन्स पहले थे, ये कमाऊ कितना कमा लेता होगा एक कलेक्टर? डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब ये डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका पेट कितना बड़ा है। ये कोई इसका मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप कम से कम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में ये प्रॉब्लम कितनी अंदर तक पहुंच गई है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं। और नहीं, ये शुरू से नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब, पहले भी बोलता था और अभी भी बोल रहा हूं, इसमें दिक्कत नहीं है कोई। और आपको बता दूं कि आपने अगर पुराना इतिहास देखा होगा तो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे, जो वरिष्ठ होते थे, उन्हीं को अच्छे जिले ये इस तरह से, जैसे खास तौर से कवाल टाउन से दिए जाते थे, तो उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता था। वो 5 जिले, 6 जिले, 7 जिले छोटे करके आते थे, तो उनको ये मालूम होता था कि पब्लिक डीलिंग कैसे होती है, टीम वर्क कैसे होता है, एडीएम्स की, एसडीएम्स की टीम से काम कैसे लिया जाता है, और एक अच्छा टीम वर्क बना के एक अच्छी जनता की न सुनने के पीछे इनका इरादा क्या है? ये ऐसा माइंडसेट इन्होंने क्यों डेवलप कर लिया कि जनता की नहीं सुननी है? वाई ब्रजेश जी, जनता की न सुनना, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लीजिए। उनके पास प्राथमिकता में जनता की सुनना सेकंड प्रायोरिटी में आ जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी में यह आता है कि हमारे आका हमसे खुश रहें, इसलिए वो जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। ऑलराइट, मेरे साथ उम्मेद सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। उम्मेद जी, ऐसी क्या तरीका था मायावती का? मैं बार बार आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि नौकरशाही पर जो कमांड एंड कंट्रोल, जी, अब उसको आप पॉजिटिव निगेटिव सेंस में कोई किसी तरह भी ले सकता है, लेकिन जो कमांड एंड कंट्रोल मायावती की थी, वो बाकी मुख्यमंत्री बनाने में क्यों पीछे रह जाते हैं? एकदम निश्चित, बहुत अच्छा सवाल है। आपको तो सूट करेगा। आप देखिए मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप देखिए, आप इतना बड़ा स्टाफ को कंट्रोल कर रहे हैं, एक स्टाफ को, इतने बड़े स्टाफ को आप चला रहे हैं, एक ऑफिस को। ऑफिस का स्टाफ को अगर आपके ऊपर भरोसा रहेगा तो वो दिल खोल के निश्चित काम करेगा, लेकिन अगर आपके ऊपर ही उसका भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो भरोसा होता है मालिक के ऊपर, तब स्टाफ भी जो है वो घर वालों का भी सहयोग मिलता है स्टाफ को, और स्टाफ दिल खोल के काम करता है। वो है काम करने और कराने की इच्छा शक्ति। उस चीज को जब तक हम नहीं डेवलप करेंगे तब तक हम काम नहीं ले पाएंगे, काम लेने में स्टाफ से हम फेल रहेंगे। आज यहाँ यही दुर्दशा है कि आज देखिए, जिस तरह से आज पूरा प्रदेश सुन रहा होगा, पूरा देश में जहां भी आपका ये सारे सुन रहे होगी जनता, वो क्या देख रहे होगी कि क्या अधिकारी आज सेंटर से बिक रहे हैं या खरीद फरोख्त हो रहा है, मलाईदार जिला ढूंढ रहा है। ये सब चीजें, एक नई चीजें सब लोगों को सुनाई दे रहा है आज जनता के उसमें, तो वो कंफ्यूज और हो रही है। काम करने का तरीका ढूंढे। अभी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के फौरन बाद
जनता की समस्याओं का निस्तारण न करने वाले ऑफिसर्स आइडेंटिफाई होंगे। और भारत सरकार में सचिव रहे उत्तर प्रदेश के बहुत सीनियर अधिकारी हरीश चंद्रा भी मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। तो बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, जाइएगा नहीं क्योंकि ये सवाल आपका है। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन अफसरों की पोल खोल दी। टॉप 10 ऐसे उन्होंने अधिकारी तलाशे, खोजे शिकायतों के जरिए जिनके यहाँ जनता की शिकायतों का निस्तारण 10% से भी कम था। यूपी में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 11 लाख जनता की शिकायतें आईं और उनमें 1 लाख का भी निस्तारण नहीं हुआ। और निस्तारण जिनका हुआ भी वो पांडे जी ने बताया किस स्टाइल में निस्तारण होता है। तो ऐसे कई मामलों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और केस स्टडी की तरह उस पर्टिकुलर जिले के डीएम, एसपी, बाकी अधिकारियों के साथ उस शिकायतकर्ता को भी बिठाया और ऑनलाइन उस अधिकारी को पकड़ा जिन्होंने जनता की शिकायतों के निस्तारण में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, पलट कर देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है अधिकारियों की कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग उनकी जनता की शिकायतों के निस्तारण से मैनेज नहीं होती बल्कि नेताओं के और बड़े अफसरों की परिक्रमा से होती है। लेकिन अफसर योगी सरकार में उम्मीद की जा रही थी कि इन अफसरों पर तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस बार होगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस बार भी उनको सिर्फ चेतावनी मिली। 31 जुलाई तक का समय मिला जनता की शिकायतों का निस्तारण का। मेरे साथ हरीश चंद्रा जी मौजूद हैं, भारत सरकार में सचिव रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव के पद पर कई विभागों के बॉस भी रहे हैं, बहुत सीनियर IAS अधिकारी हैं रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो आजकल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो 10-15 साल में जिनका अभी सर्विस में इंडक्ट हुए हैं, जनता की शिकायतों में ये लोग दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं? प्रॉब्लम क्या है इनकी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हुआ है मैं बता सकता हूं कि 70 वर्षों के भीतर आज़ादी के बाद से सारी जो सरकारी तंत्र था उसको तोड़ा मरोड़ा गया। अनेकों कंसिडरेशन से अधिकारियों की तबादले होते थे, प्रमोशन होते थे, इससे पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज दिक्कत यह है कि कोई पैमाना नहीं रह गया तबादले का, पोस्टिंग का। बार बार ये बात उठती है कि अधिकारियों के लिए एक पोस्टिंग के लिए एक आयोग बने जो उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनकी काबिलियत, उनकी निष्ठा के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर उनकी तैनाती। हरीश जी, मेरा तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जनता की क्यों नहीं सुनते हैं? इनके लिए तो आप आयोग बनवा रहे हैं, सब ठीक है, ये तो खूब फैसिलिटी पा रहे हैं, खूब मजे हैं इनके तो, और यूपी वैसे भी बड़ा उनके लिए अच्छा माना जाता है। मेरा सवाल ये है कि जनता की शिकायतों में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं? वाई? नहीं, उसी से संबंधित मैं आयोग की बात ये नहीं कर रहा हूं उनकी सुख सुविधा के लिए आयोग बने, बल्कि आयोग एक कमेटी ये बने कि अधिकारियों की कार्यक्षमता को, काबिलियत को, जनता के प्रति लगाव को देख सके, उस आधार पर इनकी तैनाती कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो तैनाती होती है, मैंने देखा है कि अब तो जब मैं नौकरी में आया था तो ये सुना ही नहीं जाता था कि धनराशि लेकर, रुपया घूस लेकर के अफसरों के डीएम बनाया जाता था, एसपी, ये भी मैंने सुना है। जब ये बताइए, जब कोई डीएम, एसपी पैसा दे करके, बड़ी धनराशि दे करके जिलों में जाएगा तो उसकी जनता के प्रति क्या रुचि होगी? उसको अपना पैसा जो घूस दिया है या जो रुपया सरकार में मुख्यमंत्री या जिसको भी दिया हो, पहले वसूलेगा कि जनता की सेवा करेगा। अब जनता की सेवा मापदंड नहीं रहा। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की बड़ी उल्टी पुल्टी व्यवस्था। तो ये आपका जो कैडर है कितना नीचे जाएगा? अभी कोई लिमिट है इसकी? 2-4 लोगों ने जिन्होंने नाम दिए, पैसा दिया हो मुख्यमंत्री को भी तो बतावे ना।
भाई हरीश जी ने स्पष्ट कहा हरीश कि जी, मुख्यमंत्री को तो पैसा सभी देने की जानते बात हैं। है, तो देखिए, जरा ये सुनने तो लीजिए बताएं ना उनकी कि बात। किस मुख्यमंत्री को पैसा आप दिया है। उनको इस बोलने तो समय- दीजिए। देखिए, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कितना हौसला दिखाया उन्होंने कि ये देखिए, बात बोली। इनको शर्म क्यों लगती है? ये तो मैं इधर सुन रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक अधिकारी मेरे पास आया था जब मैं प्रमुख सचिव था। वो अधिकारी कहा कि साहब मैं नाम नहीं लूंगा, प्रमुख सचिव समाज कल्याण के पद पर तैनाती करा दें और सरकार मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके कहने पर टीवी खरीद करके जिलों में दे दी जाए। मैंने कहा मैं ये नहीं करता। ये शासन की प्रक्रिया है, टेंडर होते हैं, बिडिंग होती है, उसके आधार पर जिसकी गुणवत्ता, जिसके टीवी की गुणवत्ता, रुपये पैसे की वो कॉम्पिटिटिव हो, फाइनेंशियल कॉम्पिटिटिव, उनकी खरीदा जाएगा। तो जब इस तरह से देखिए, एक उत्तर प्रदेश में हुआ है कि सरकारों ने एक उत्तर प्रदेश में दलालों की फौज तैयार की है। उस वक्त जो आपने क्यों पैसा आवाज नहीं वसूल उठाई? करके एक अधिकारी होने के नाते मंत्रियों को हुजूर, देते। जब मुख्यमंत्री ने मांगा था तो उस वक्त आप अधिकारी थे और सीनियर थे, उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? उस वक्त आप सिंघम क्यों नहीं बने? रिटायरमेंट के बाद आप सिंघम कैसे बन रहे हैं? किससे उठाएं? आप बताइए किसको उठाएं? बोलना चाहिए था, निकल के आते, मीडिया में आते, कहीं ना कहीं आते, बोलते कि अगर आप एक अच्छे ऑफिसर हैं, आप अच्छे ऑफिसर हैं, ये हम जानते हैं। महोदय, आपकी जानकारी में हो। हुजूर ब्रजेश भाई आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे और आप एक अच्छे मैं ऑफिसर आपकी बात बता रहा हूँ। हाँ, बोलने दीजिए। यस, प्लीज प्लीज हरीश जी कंटिन्यू। तो अच्छे ऑफिसर रहे तो जो सरकार में होता वो ना बताऊं क्या? नहीं तो उस वक्त क्यों नहीं बोले? आप कहते कि मैं मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। बहुत से लोग हैं जो आप बता रहे हैं। नहीं बोला उन्होंने बोला। यस हरीश जी कंटिन्यू। पहले सुन लीजिए आप। हाँ। हम जो आचरण संहिता से बंधे हुए हैं, हम मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं? किसमें लिखा है आप बताइए? और मैंने मना मैं अरे तो आज बता दीजिए ना किस मुख्यमंत्री के पास पैसा पहुंचाया था। आज तो आप हर आचरण से और हर संहिता से मुक्त हैं। अब क्या सुनेंगे? आप कौन बोल रहे हैं? ये सुरेंद्र राजपूत जी सुरेंद्र राजपूत जी चाहते हैं आप बताएं कि किस मुख्यमंत्री के पास सूटकेस नावेद पहुंचाया। सिद्दीकी जी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत हूँ। क्या बताऊं भाई? मैं क्यों बताऊं? ऑलराइट, अच्छा हरीश जी थोड़ा इंतजार करिएगा। मैं रामेश्वर भाई, आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बता नहीं रहे हैं। ये क्या है? सुरेंद्र जी प्लीज वेट। नहीं, ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी ठीक नहीं है अधिकारी। सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। आप सुन लीजिए। राजनेताओं को बदनाम करने का ये जो षड्यंत्र है, इसके खिलाफ बात उठनी चाहिए और सारे राजनेताओं के आप या तो नाम बताएं कि उस राजनेता को, उस मुख्यमंत्री को पैसा पहुंचाया गया है। अरे नहीं, और ये भी कबूल कर रहे हैं कि उस वक्त मैं कैसे कह सकता? नहीं, उनके पास प्रस्ताव आया था। हाँ, यस हरीश जी कंटिन्यू प्लीज। अरे मैं बता रहा हूँ आपको महोदय, आप खैर रखिए तो सुनिए। हाँ सुनिए। मैं कहा तो मुख्यमंत्री मायावती जी की तरफ से आया था। हाँ, ये बात है, मायावती की सरकार थी। बहुत बड़ा खुलासा। ये उम्मीद बिल्कुल ये बहुत साधुवाद आपको हरिश्चंद्र जी, बहुत साधुवाद। अरे उम्मेद जी, आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं हरिश्चंद्र जी। उम्मेद सिंह जी, बहुत बधाई इस बहादुरी के लिए। मायावती पर गंभीर आरोप लगा है। उनके आपको सैल्यूट करते हैं। प्लीज देखिए, इस डिबेट में एक बड़ा खुलासा हुआ है और मायावती के पूर्व प्रमुख सचिव ने यह आरोप लगाया है कि टीवी खरीदने के लिए पैसे मांगे गए। कोई हो नहीं सकता है, इनसे बड़ा बेईमान कोई हो नहीं सकता है। ये जब पोस्ट पे रह के, पद पे रह करके अगर इस तरह का उस तरफ खुलासा किए होते तो आज जनता के हित में रहता। आज ये कहीं ना कहीं से बिके हुए हैं, कहीं से दबे हुए हैं और इनका ये नैतिकता नहीं होता है कि सरकार जाने के बाद और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद इस तरह की बातें करें। नहीं, उम्मेद जी हम बिल्कुल आपका विरोध कर रहे हैं। हरीश चंद्रा जी ने जो बात कही है, हरीश चंद्रा जी भी हरीश चंद्रा जी सलाम के पात्र हैं, उनको सैल्यूट के पात्र हैं। यस प्लीज उमेश जी। यस उमेश जी, बहुत गंभीर आरोप लगे भाई, और वो भी उस वक्त के तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे हैं। निश्चित ये टीवी खरीदने के लिए दबाव डाला गया, पर्टिकुलर ब्रांड के लिए पैसे मांगे गए। इनको यही कहा जा सकता है कि ये इनका, मैं तो बहुत ऑब्जेक्शन करता हूं इनके बयान पे, और इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई हो नहीं सकता है। क्यों भ्रष्ट? अगर ये ऐसे भाई आपके पास कोई तथ्य बताएं, इन्होंने क्या ऐसा जो बेईमानी उन्होंने की
है। जिम्मेदार मतलब एक अधिकारी अगर सच बोल रहा है तो वो भ्रष्ट हो गया। उमेश जी देखिए, हरीश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। खुलासा किया है, मुझे लगता है हरीश जी प्लीज, हरीश जी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हरीश जी प्लीज, ये बोलते ऑलराइट उमेश जी प्लीज, कीमत होती। उमेश जी इनको बोलने दीजिए। हरीश चंद्रा जी प्लीज, हरीश चंद्रा जी को मौका दिया जाए। हरीश चंद्रा जी को मौका ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं टिके हुए हैं। देखिए एक सांस में हरीश चंद्र जी आपके ऊपर 20 आरोप भ्रष्टाचार की ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बाद याद आ रहा है महोदय, आपको बताऊं कि सुन लीजिए, आपकी बहन जी ने मुझको निलंबित किया था, लेकिन भ्रष्टाचार का सुन लीजिए, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। आपको जिम्मेदार कोई सरकार उमेश जी हरीश चंद्रा जी को जवाब देने दीजिए। पद को आप छोड़ दिए, क्या उस समय आपने ये कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा? उमेश जी आप शांत रहें, संहिता से बंधे हुए थे। आप शांत रहे उमेश जी, जरा उनकी बात सुन ले। हरीश जी आप बताइए, बोलिए। क्या 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 नहीं, आपके ऊपर आरोप, एक सांस में 20 आरोप लग गए कि आपने गलत किया था उस वक्त। अब आज उमेश जी को बहन जी बुलाएंगे। यस, मैंने कौन सा गलत किया था? अब ये तो बसपा वाले बताइए कह रहे कौन हैं सा कि गलत किया आपने था? बहुत गलत किया था। क्या गलत किया था? उमेश जी बताइए क्या गलत किया? बसपा वाले चूंकि लूटते थे और उस बात उसके खिलाफ इनसे पूछिए क्या किया। जैसा इन्होंने बताया, और अगर ये थे और इनसे अगर मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इनसे इस तरह की बातें कहा, आज ये इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया अपने पद से? क्यों, क्या ऐसा ये किए थे उस समय कि मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं चोर नहीं हूं? क्या इन्होंने उस समय? उमेश जी सवाल जवाब सुनिए। नहीं तो कुछ नसीमुद्दीन की तरह मसाला हो। यस प्लीज प्लीज, हरीश जी कंटिन्यू। महोदय, मैंने सुनिए महोदय, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को उस अधिकारी जो लेके प्रस्ताव आया था ठुकरा दिया था। मैंने कहा कि नहीं, मैं इस धंधे के लिए नहीं आया हूं, ये तुम्हारी सरकार धंधा करती होगी, मैं ईमानदारी से देश के लोगों की सेवा करने के लिए आया, ईमानदारी से देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की जहां जहां रहा हूं। और सरकार अगर एक भी आज आपको कितने में सौदा किया गया? अरे तभी भी मैं बोलता था। आप उस दिन आपने क्यों नहीं बताया? अच्छा, उस समय भी टीवी चैनल थे, मीडिया थे, प्रिंट मीडिया थी, आपको उस समय आना चाहिए था। आप हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार अधिकारी कहे जाते, लेकिन आज तो आपने कई सालों के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आप कहेंगे आप सर्टिफिकेट बांटेंगे। महोदय हरीश चंद्रा जी, मैं सुरेंद्र राजपूत आपको सैल्यूट करता हूं, लेकिन आप बाकी खुलासे भी करें। अब अरे अब क्या खुलासा करें? सारा उत्तर प्रदेश जानता था कि किस तरह से अधिकारियों की पोस्टिंग का बदला। आप हमसे खुलासा की बात सौदा किए हैं, वही अपना बता दे, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ। और बता दिया, और वोटर ने बड़ा खुलासा वोटर ने 2017 के चुनाव में भी बता दिया था। कुछ इसमें इंटरवीन करना चाहिए। देखिए, हरीश चंद्र जी को मैं सलाम करना चाहूंगा, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। देखिए, ये साहस बहुत कम लोगों में होता है। उन्होंने खुलकर ये इस पूरी बात की जानकारी दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी संस्कृति को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं कि पहली बार ब्रजेश जी आप बताइए, किसी मुख्यमंत्री ने क्या इस तरीके से 3 महीने में कोई समीक्षा की है? क्या जन शिकायतों की कोई समीक्षा की है? जनता के लिए अपने दरबार खोल दिए हैं। लोग रोजाना मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, आप देख रहे हैं। आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बता दीजिए कि क्या मुख्यमंत्री इस तरीके से लोगों से मिलते थे? मुख्यमंत्री जी लखनऊ में हो, बाहर हो, उनके दरवाजे आम जनता के लिए खुले हैं और 3 महीने में उन्होंने समीक्षा की है। 3 महीने में उन्होंने समीक्षा की है। किसी मुख्यमंत्री ने साहस तो किया समीक्षा करने का, जन सुनवाई की समीक्षा कर रहे हैं। एक कमेंट ले उनकी पहल को सराहा जाना चाहिए। हरीश चंद्रा जी ने जितनी इंपॉर्टेंट खुलासा किया, एक बड़ी बात कही कि किस तरह से मुख्यमंत्री लोग अफसरों के कामकाज में दबाव बनाते हैं। क्या सच में इस तरह की परिपाटी है? ना, ऐसा हमने न सुना है, ना हमने देखा है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं कार्यशैली पर पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा हमने नहीं सुना कि मुख्यमंत्री पैसा मांगते हैं या कुछ करते हैं। मेरा एक लाइन का वो था, शलभ जी से मैंने पूछना था कि हरीश जी ने जो खुलासा किया है, क्या शलभ जी की सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी? भारत समाचार पर जो जितना बड़ा ये खुलासा हुआ है, क्या इस पर ठोस कार्रवाई होगी या खाली टॉक इट आउट हो जाएगा, जुमलेबाजी रह जाएगी? देखिए, हम जांच कराते हैं तो आप उस पर भी सवाल उठाते हैं। कराइए ना, जब भ्रष्टाचार के मसलों को लेकर जांच कराना शुरू किया तो आपने कहा कि ये जांच की सरकार है, क्योंकि आपका जो रवैया है ना, वो दोहरा रवैया लगता है कई बार। आज आप जांच कराइए और हम आपका स्वागत करेंगे। मैं आधिकारिक रूप से बदहाल का नारा लेकर आते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल हरीश चंद्र जी
है हरिश्चंद्र जी ने पर्टिकुलर आरोप लगाया है मायावती जी के ऊपर। कहा है हरिश्चंद्र जी ने जो कहा है उनके तथ्यों को जानकारी लेंगे। बिल्कुल अगर वो चाहते हैं कि वो सहयोग करें, उसमें जांच चाहते हैं, अब ये तो पब्लिक विषय हो गया, बिल्कुल जांच होगी। बहुत सी जांचें चल रही हैं, प्लीज वक्त कम है, प्लीज जल्दी कंक्लूड करें। योगी जी की पीठ आप थपथपा रहे हैं यहाँ पर। देखिए योगी जी के दरबार में थपथपा रही है, जनता थपथपा रही है। दरबार की आप बात कर रहे हैं जी। इसी दरबार में एक रेप वो पीड़िता गई थी जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। असलियत आपके सामने आ चुकी है नौबत भाई, उसकी असलियत आपके सामने आ चुकी है। समय की सरकारों की घटनाओं को भी देखिए, आपके वक्त में किस तरह घटनाएं होती थी, बाद क्या हुआ? आप जाकर देखिए 1090 का अधिकारी महिलाओं को छेड़ता था, 1090 का अधिकारी खुद महिलाओं को छेड़ता था, 1090 का अधिकारी महिलाओं को छेड़ता था। तो आपको इसके साल में आप हिसाब नहीं दे पाए और आप चाहते हैं कि 6 महीने में हम सरकार हिसाब अपना दे दे। 5 साल तक आपने एक भी जनता दरबार चलाया, एक भी जन सुनवाई की, एक भी जनता से आप मिले। एसके द्विवेदी जी, ये अफसर सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? करके अपनी बात को दबाना। एसके द्विवेदी जी 10 सेकंड, वक्त बहुत कम है। ये अफसर निश्चित रूप से सुधरेंगे इनके लीडरशिप के लिए। जैसा कि अभी आपने देखा है, एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और बहुत अच्छे अफसर भारत सरकार से आ गए हैं, जो चीफ सेक्रेटरी अभी बने हैं, लास्ट वीक बने हैं। और मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि देखिए अफसर जो होता है वो बेसिकली घोड़ा होता है। आप उससे कैंटर कराइएगा तो वो कैंटर करेगा, वरना वो अपना एक जगह जहां बंधा रहेगा वो बंध के अपना नेताजी के चक्कर काटेगा। रामेश्वर पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, इन अफसरों का अब क्या किया जाना चाहिए? क्या चेतावनी देकर ही सिर्फ छोड़ देना ठीक है या फिर अब कार्रवाई का वक्त है? रामेश्वर पांडे जी। देखिए, चेतावनी देकर छोड़ने पर जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। ये आखिरी चेतावनी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह कहा, कुछ अधिकारियों को इंगित किया, उनके भ्रष्टाचार की बात कही और कहा कि प्रमाण तक है, उन अधिकारियों के खिलाफ, एक भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। उन अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती, अभी भी होनी चाहिए, जिनको भारतीय जनता या तो झूठ कह रही थी, गलत कह रही थी, और अगर इंगित किया है वो अधिकारी अभी भी बेहतर स्थितियों में है, तो मैं समझता हूं कि कोई संदेश नहीं जाएगा। अगर योगी जी पांडे जी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, हरीश जी से इस डिबेट को खत्म करते हैं। हरीश चंद्र जी, आपने जो बड़ा खुलासा किया, कि आप चाहते हैं कि आप उसकी लिखित शिकायत करें और उसकी कोई जांच हो, क्या आप ऐसा चाहते हैं? देखिए, मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं लिखित शिकायत करूं। उसमें जो देखिए, ये सारी, जैसे मैंने कहा था कि पूरा प्रदेश जानता है कि किसकी सरकार में किस तरह से अधिकारियों की तैनाती होती रही है, किस तरह से पैसा वसूला जाता है। और ये दुर्भाग्य की बात है इस प्रदेश का कि आज अधिकारियों की कार्य क्षमता, संवेदनशीलता के आधार पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज 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 एसके द्विवेदी, उम्मेद सिंह, हरीश चंद्रा, रामेश्वर पांडे, नावेद सिद्दीकी, सुरेंद्र राजपूत, हरिशंकर पांडे, सलभ मणि त्रिपाठी और नीरज पांडे और वीरेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इस बड़ी डिबेट में आप सबको शिरकत करने के लिए। जनता खुद समझदार है और जनता को पता भी है कि जब वो जिलों में या दूसरी जगहों पर अपनी शिकायत के लिए जाते हैं तो अधिकारी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस डिबेट के माध्यम से हमने सभी का पक्ष, अधिकारियों का भी, जनता का भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रखने की कोशिश की, और उम्मीद है कि अब योगी सरकार कुछ डिसाइसिव एक्शन, कुछ कठोर कार्रवाई इन अफसरों के खिलाफ करेगी जो जनता की नहीं सुनते हैं, सिर्फ नेताजी की सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी।